जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक से पहले यहाँ प्रोग्राम में बात हो रही थी स्लो इंटरनेट की वजह से बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को मसाइल पैदा हो रहे हैं, कारोबारी इदारों को मसाइल पैदा हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को मसाइल पैदा हो रहे हैं। और फिर वो लोग, वो नौजवान जो कि बाहर से डॉलर मंगवा रहे हैं और फ्रीलांसर, उनके अकाउंट जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे वो मुअत्तल हो रहे हैं। तो इसी हवाले से एजाज शफी साहब से हम बात करेंगे। एजाज शफी साहब जी, जो मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश, इंटरनेट का स्लो होना, आए दिन मुकम्मल बंद हो जाना, ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी के जो इश्यूज की जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आता है, अगर इसको रेक्टिफाई करके ये इंटरनेट का जो पॉजिटिव इस्तेमाल है उसको बहाल कर दिया जाए, तो ये क्या मसला है? जी शुक्रिया। नहीं देखें जी, ये इंटरनेट का मसला अगेन मैं वो बात करूंगा, ये बात रिपीट होती है। ये सारा पीटीआई को कन्फाइन करने के लिए है। ये देखें, इतने जाहिल लोग हैं ये। और मैं समझता हूं कि हुकूमत की इससे ज्यादा और इस पाकिस्तानी कौम की इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हमारा अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, जिस तरह एक आम बच्चे फ्रीलांसिंग के थ्रू डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कुछ बेहतरी कुछ हो रही थी ताकि लोगों को वो सिर्फ पीटीआई को फिर सर्कल करने के लिए कि जी पीटीआई का सोशल मीडिया है। वो भाई पीटीआई कौन सा, कोई हम कौन सा फलस्तीनी है कि यहाँ फलस्तीन का हमारे ऊपर वो फलस्तीनों वाला जबर जुल्म ज्यादती हो रही। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें हमारे लिए इस पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की मैशियत को तबाह बर्बाद ना करें। प्लीज मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के थ्रू अपने इदारों से भी और इन वजीर आजम साहब से भी, इनकी हुकूमत से भी, कि देखें अगर ये काम किया तो हमारा करोड़ों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है, अरबों का नुकसान हो चुका है। इस तरह भी डॉक्टर कह रहे थे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये तो फ्री मार्केट है, लोग चले जाएंगे इंडिया, चले जाएंगे बांग्लादेश, चले जाएंगे। तो हमारे फिर एक तरफ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों को हमने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ करना है। जब ये बच्चे बेरोजगार होंगे तो ये क्या करेंगे? ये डकैतियां मारेंगे, ये चोरियां करेंगे, बढ़ेगा जी स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, हाँ क्राइम रेट बढ़ेगा। तो एक ट्रैक पे कौम चल रही थी, हो रहा था। आप हमें बुलडोज करने के लिए एक सियासी जमात को, ये कभी सियासी जमातें कभी नहीं मरा करती। आपने देखा होगा कि जियाउल हक ने उस वक्त जमाना जहालत था, पीपल्स पार्टी को लेकिन एजाज शफी साहब, आप लोग भी तो थोड़ा सा देखें कि ये आप पुरअमन एहतजाज करें, आप अपने जो आपके जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा देखें। ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क जो पीटीआई वाले जो आपके जत्थे हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा गालम गलोच करते हैं। तो इसको भी तो तमाम पार्टियों को चाहिए कि, जरूरी नहीं कि पीटीआई, हर पार्टी को चाहिए कि वो अपने जितने भी सोशल मीडिया के जत्थे हैं उनको चाहिए कि वो एक एथिक्स के अंदर रह के अपनी कंपेन करें। देखें, जब मीडिया 2002 में, मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त पहले पीटीवी होता था, 2002 में मीडिया आजाद हुआ, मुशर्रफ साहब लेके आए तो बेतहाशा चैनल आ गए। तो उस वक्त आप देखें कि चैनल्स पे किस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही थी, क्या वो कर रहे थे। ग्रेजुअली सारी चीजें मैनेज हो गई। आप छोड़ें, जो गंद होगा, गंद खुद ब खुद पैसेज ऑफ टाइम निकलता जाता है। अब अगर उनको कन्फाइन करना तो उसके और बहुत सारे फार्मूले, ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनेट बंद करके लोगों का रोजगार छीन ले। ये तो कह रहे हैं इकॉनमी, मैं समझता हूं कि इकॉनमी तो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एक सेक्टर था जिससे अच्छी खासे हमारे डॉलर्स आते थे, बाकी तो देख ले इंडस्ट्री। आपका पॉइंट आ गया, एग्रीकल्चर तबाह हो रही है कहां से। हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको पता नहीं, अगर वो है ही उस स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने बूस्ट दिया, आई डोंट नो, ये फेक और आर्टिफिशियल है। अगर ये चीज है तो आज गरीब भूखा क्यों मर रहे हैं, गरीब खुदकशियां करने पे क्यों आमादा हुए हुए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये इस तरह के ओछे हथगंडे नहीं करने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। ये नौजवान ही हमारा। जी जाहिद शफी साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, महंगाई और महंगाई होती जा रही है, हुकूमत जो भी स्टेप्स लेती है उससे उल्टी महंगाई होती जा रही है। और फिर जो बीमार कम्युनिटी है, जो मरीज है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि आपको पता है कि यहाँ बहुत सेहत आमा के मसाइल बहुत ख़राब हैं, ये 18% सेल टैक्स लगा दिया है, जनरल सेल टैक्स देसी अद्वियात पे लगा दिया गया है, फिर इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस पे लगा दिया गया है, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट पे लगा दिया है। तो ये बताएं कि ये मल्टीपल टाइम होके कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 55% तक टैक्स जो है, जो लैब के टेस्ट हैं वो 55% महंगे हो गए हैं। तो इसकी जरा तफसीलात बताएं हमें। पहले सईद अलवी साहब, मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप पाकिस्तान का वाइड चैनल है, कितने इतना अहम इशू उठाया, और अल्लाह करे हमारी हुकूमत को समझ आ गया तो यकीन करें आपकी आखिरत इससे संवर जाएगी। ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया है आपने। मसला ये हुआ है
कि इन्होंने जो ड्रग्स ड्रैप थी उससे इन डिवाइसेस को अलहदा कर दिया, नंबर एक। जी और इसमें सारी आपकी जो है ना बहुत सारी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट भी आ जाता है, किटें भी आ जाती हैं। और मतलब आप ये देखिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या कहता है? डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा लो। जी दुनिया का रूल है, जी इंटरनेशनल रूल है कि जब तक आपको पता ही चलेगा कि मुझे मलेरिया है, टाइफाइड है, हार्ट अटैक हुआ है, आपका इलाज आगे चल ही नहीं सकता। तो ये 2017 तक मामला बहुत अच्छा चल रहा था। 2017 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक के उन्होंने इसको पहले तो मेडिकल डिवाइसेस को ड्रैप से अलहदा कर दिया। जी और 2000 पिछले साल माशाल्लाह, जो सबसे बड़ा आपको पूरी बात का पता नहीं है कि जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि 22% सेल टैक्स लगा है, 22%। जी और उसके बाद इस पे अब जो 20% उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है। और ठीक ये है, वो नहीं है, मतलब अगर आप एक 100 रुपए की चीज ले रहे हैं तो 122 के ऊपर फिर 20% और लगा मजीद दिया, लग गया। फिर एक जी इनकम टैक्स लगा दिया, और इसी तरह लोगों पे सर्विस चार्जेस लगा दिए। जी अब जो 100 रुपए की चीज आती थी वो इस वक्त 190 पे चली गई है। और जब अच्छा तक लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं आएगा, यकीन करें मरीजों की तादाद कम हो गई है। जाहिर है जब तक लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं होगा डॉक्टर हाथ बांध के बैठेगा। या हुकूमतों को चाहिए कि अपनी अस्पताल की लेबॉर्ट्रियों को इतना जबरदस्त बना दें, आइडियल, कि प्राइवेट सेक्टर को खत्म करें, लानत भेजें कि यार प्राइवेट काम ही नहीं करना। क्योंकि मसला ये है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी वजीर सेहत रहा हूं, कि जितना लोड अस्पतालों में होता है वो एक अलहदा टॉपिक है। जी लेकिन क्वालिटी ऑफ, आपने भी जब टेस्ट कराने होते हैं और अमूमन मैंने भी कराने होते हैं, हमारे किसी भी इक़्तिदार के बड़े से बड़े आदमी ने कराने होते हैं, तो वो कोशिश करता है कि प्राइवेट कराने के लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले ही बेरोजगारी, आपको पता है हालात कैसे हैं मुल्क के, मईशत कैसी चल रही है। अब सारी लेबॉर्ट्रियाँ परेशान हैं कि यार हम किस तरह, अगर बढ़ाते हैं तो पेशेंट के साथ ज्यादती हो जाएगी, जी क्योंकि हमने तो सर्विस देनी है। जी तो इस पे मैं आपसे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये पॉइंट उठाया कि खुदा। अब एक और एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं, इस मुल्क में कुछ एनजीओ ऐसी भी हैं, फाउंडेशन, जिनको लफ्ज ये आता है फाउंडेशन, जी मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ बड़े बड़े जी फाउंडेशन है, और आप जी भी समझते हैं, सब समझते हैं, कौन जी कौन समझता है। जिसमें कराची में भी है, लाहौर जी इस्लामाबाद में भी है, और वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। जी ठीक है। उन्होंने फाउंडेशन के नाम पे जब बनाई है तो उनसे कोई सेल टैक्स नहीं है, उन पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, उन पे अच्छा 1% सेल टैक्स लगाया जाता है। जी और उनके रेट हमारी जो आम पब्लिक की जो जनरल लेबॉर्ट्री हैं उनसे कई गुना ज्यादा हैं। ठीक है। मतलब ये बेइंसाफी जो है। अच्छा, फिर वो ये तमाम फाउंडेशन पाबंद हैं कि ये एक खास परसेंटेज गरीबों का फ्री भी करें, ये जी वो भी नहीं करती, और इन्होंने चारों तरफ से कमाई का एक जरिया बनाया हुआ है। जी अच्छा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी कि आपके फोरम से, कि खुदा के वास्ते हुकूमत से, कि ये सेल टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना इसको वापस किया अच्छा जाए, अच्छा क्योंकि डॉक्टर ये साहब, मेरी ये जात के लिए आम नहीं है। आम आम जनरल पब्लिक के लिए बताएं कि ये 18% और फिर मल्टीपल टाइम ये जो आप बता रहे हैं 20% 22% टैक्स लगा है, इससे पहले टैक्स कितने था? कोई एक मिसाल दे दें, सर और ये पहले लगने ये के बाद एग्जेम्प्टेड कितने थे, का हो ये गया? एग्जेम्प्टेड थे, इस पिछले सालों तक ये एग्जेम्प्टेड था। जी ये सारी चीजें जो मेडिकल ये इसके डिवाइस, जो ऊपर आपने मेडिकल बात की, डिवाइसेस पे लेबॉर्ट्री कोई टैक्स नहीं इंस्ट्रूमेंट, था। उन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं था। ये 2018 में सारा काम शुरू, इस साल शुरू हुआ ये सारा जी काम। ठीक है। जी जी अगर था डॉक्टर भी कोई 1-2% सेल टैक्स था, जी तो मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते, हमारे गरीब लोगों को तो पैरासिटामोल खाने की भी दवाई के पैसे नहीं है, जी जी इसको मेहरबानी जी फरमाएं, डॉक्टर इस टैक्स को वापस लिया जाए, ताकि लोग जी जी आराम से अपने टेस्ट करा सकें, इलाज को बेहतर सहूलियात मुहैया हो सकें। और इसीलिए वजह है कि इलाज पाकिस्तान में भी दिन ब दिन इतना जी महंगा डॉक्टर होता जा रहा है साहब, कि आप आपका एक पॉइंट आम आ आदमी गया। तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जी जी इजाज शफी साहब, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये जो टैक्स लगा 18%, फिर मल्टीपल टाइम 20%, 22%, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये टैक्स जो ऑलरेडी जो चार्जेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो ऐसे हालात में जो आवाम तो ऑलरेडी गुर्बत की तरफ जा रही है, तो ये कैसे लोगों का गुजारा होगा? शुक्रिया सही साहब। ये देखिए ना, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और गवर्नमेंट को अब और कोई, देखे ना, अगर मुल्क के अंदर ये IMF के मुताजी हैं, IMF से कर्जा लेना है, जो IMF साहब फरमाते हैं वो पाकिस्तान पे ये नहीं देखते कि इससे हमारे गरीब आदमी को कोई बेनिफिट होगा, या जो हम टैक्स ले रहे हैं वो इस देने के काबिल हैं या नहीं है। सेम यही जिस तरह डॉक्टर कह रहे थे, ये इस साल इन्होंने इम्पोज किया, सिर्फ IMF को खुश करेंगे। इसी साल अब हमारा जरी टैक्स भी लगाया। तो लेकिन इजाज शफी साहब, PTI ने भी तो आखिर IMF का प्रोग्राम लिया और उनकी शराइत के वो लिए इस तरह की शराइत नहीं मानी गई थी। आप देख लें, आ रहा है, PTI के दौर में भी आया, तो ये सारे टैक्सेस उस वक्त भी
उनकी डिमांड थी, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त उनकी डिमांड्स को उनके साथ डायलॉग्स किए, उनके साथ बात की कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर, हम अपने अल्लाह तला हम पाकिस्तान को अपना क्यों नहीं, मैं तो जैसे सब कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें देख लें, कहाँ है वो आईपीपी, क्यों नहीं उनको निकालते, क्यों नहीं उनके एग्रीमेंट्स, कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको हम रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई के दौर में भी फिर आईपीपी को निकालने की कोई मूवमेंट की तो नहीं गई। अपने हैं सारे, ये दो कंपनियों के हैं, शरीफ कंपनी एंड आसिफ जरदारी एंड कंपनीज के हैं, उनको रिव्यू करें, बिजली की कीमतें कम हो, इंडस्ट्री चले, लोगों को बाकी ये सारे टैक्स, पेट्रोल डीजल से टैक्स इकट्ठा करें, इनको कम करें, अपने खराजात कम करें, और ये टैक्सेस जब आप आईएमएफ के कहने पे इम्पोज करेंगे तो फिर यही होगा, क्योंकि इनके पास तो कोई नहीं, हाथ इनके बांधे हुए हैं, हाथ पांव बंधा के जब आप लेंगे, आप जब बैगिंग करने बाहर जाते हैं तो लोग आपको कहते हैं आप अपने मुल्क के अंदर, अगेन वही बात आ जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके हैं वो जी जा शफी साहब, आप आगे बढ़ा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आईएमएफ के दिन ब दिन जो हमारे ऊपर नई से नई जो डिमांड्स आती हैं और इधर से जो पब्लिक के हालात है वो इतने खराब हो चुके हैं, और खासतौर पे ये जो 18% 20% मल्टीपल टैक्सेस की बात हो रही है, इवन देसी दवाइयों पे लगा दिए गए हैं जो कि मुल्क की सतह पे यहाँ बनती हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस तरह अगर हम आईएमएफ की चुंगल से ना निकले, जैसे ना नून लीग निकाल सकी हमें, ना पीटीआई निकाल सकी हमें, कोई भी हुकूमत जो आती है इसके अंदर ही फिर कोई नया एक प्रोजेक्ट ले लेती है। के पास तो सिर्फ 2 साल थी गवर्नमेंट, ये तो साल से गवर्नमेंट कर जी जा शफी साहब, जी आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, आपसे जवाब लेंगे। तो नईम मसूद साहब आप कंटिन्यू। देखिए, रियलिटीज ये हैं कि ड्रग्स पे या मेडिसिन जिसे आप कहते हैं, इन पे टैक्सेस 2018 से शुरू हो गए थे जब पीटीआई की हुकूमत थी। उसके बाद बदस्तूर बढ़े हैं और बीच बीच में मेडिसिन की कीमतें बढ़ती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है कि आप एकदम इतने टैक्सेस बढ़ा दें कि जो भी मेडिकल अलाइड चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं या टेस्ट हैं, वो इस कदर महंगा हो जाए तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर मुझसे आप पूछें तो आमिर कियानी साहब वज़ीर आए थे, इनके पीटीआई के वफाकी वज़ीर आए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। उनके बाद डॉक्टर जफ़र आए थे, इन दोनों के साथ वैक्सीन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी आ गया था, और वैक्सीनेशन के स्कैंडल में वो साबित भी है, लोग केस भी भुगत रहे हैं। उसके बाद जब हुकूमत आती है, अब आज की जो हुकूमत है, डॉक्टर मुख्तार भारत मोमन है, वज़ीर आज़म के डॉक्टर हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर डॉक्टर मुख्तार भारत, सिर्फ डॉक्टर नदीम जान जो बहुत थोड़ा अरसा रहे, जो पिछली निगरान हुकूमत के वज़ीर सेहत थे, सिर्फ उनके जो रोड मैप था उस पर चलते तो बड़ा फ़र्क पड़ता। हाँ, हम बहुत सारी कीमतों के जो इशारा भी किया डॉक्टर जमाल नासर ने, उन्होंने तो हौला हाथ रखा, डिसेंट आदमी है। देखें, फाउंडेशन के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे सईद अलवी माफिया है, फ्रॉड करता है, मरीजों के साथ फ्रॉड करता है, हुकूमत के साथ फ्रॉड करता है। मुझे बताएं, जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त वफाक में बैठे हेल्थ के, नदीम महबूब साहब, क्या उन्हें नहीं पता, क्या भारत साहब को नहीं पता है कि यहाँ फार्मेसी काउंसिल, यहाँ पर पीएमडीसी, यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे ड्रैब, ये सब पैसे लेती हैं। भाई, आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकलवाएं पाकिस्तान फार्म, दिस इज रिलेटेड टू द पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल एंड ड्रैब। तो आप वो अब आप देखें कि फाइनेंस की मिनिस्ट्री बीच में कूद पड़ी, तो इन्हें पूछें कभी इन्होंने तीनों ने बैठ के कभी कोई पॉलिसी भी दी है कि जी हेल्थ वाले बैठे हों, फाइनेंस वाले बैठे हों, कॉमर्स वाले बैठे हों, इंडस्ट्री वाले बैठे हों, कभी इन्होंने पॉलिसी दी? नहीं। ये लोग, आप पूरे पाकिस्तान में देखें जो प्राइवेट प्रैक्टिस हैं उसमें रिश्वत ली जाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी रिश्वत चलती है, डॉक्टर रिश्वत लेते हैं। जो डॉक्टर सरकारी प्रोफेसर हैं वो सरकार को टाइम नहीं देते, वहां से भारी तनख्वाहें लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आके भारी फीसें लेते हैं। क्या इसका किसको नहीं पता? शहबाज शरीफ को नहीं पता या माजी में इमरान खान को नहीं पता था? आप इन चीजों को रोक लें। मैं कहता हूं टैक्सेस दुगने लगा दें। जब आप देखें, आप जाते हैं हॉस्पिटल, मैं खुद आपको एक मियो हॉस्पिटल का वाकया सुनाता हूं। एक बच्चे का बाप मरा और वो सियालकोट से गुजरांवाला आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका जबड़ा टूट गया, वो बाप के जनाजे पे नहीं जा सका। मैंने एक रिक्वेस्ट की, जो मियो अस्पताल का डेंटल उस वक्त इंचार्ज था, कि भाई इसका ख्याल
करें, इसका बाप मर गया, गरीब आदमी है। वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा प्राइवेट जगह पर आए, मुझे 2.5 लाख दे। वो मरते क्या ना करते। तो जो अपने बाप के जनाजे पे ना जा सका, एक देहाती गरीब आदमी, उसने लाहौर में आके एक असिस्टेंट प्रोफेसर को म्यू हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट को, वहां ये 2 लाख फीस नहीं है, ये 2 लाख रिश्वत है। तो मैं नहीं समझता ये किसी हुक्मरान को पता नहीं है, मैं नहीं समझता ये FIR को पता नहीं है, मैं नहीं समझता ये एंटी करप्शन को पता नहीं है। कल भी पता था, आज भी पता है। जिस मुल्क में हेल्थ के नाम पे, अलाइड हेल्थ साइंसेज के नाम पे, इन चीजों के नाम पे यूनिवर्सिटियां और अदारे ये कुछ करें सईद अलवी, तो ये क्या सोचने समझने वाले या इन एजेंसियों वाले या एंटी करप्शन वाले या इन मिनिस्टरों के लिए डूब मरने का मकाम नहीं है कि लोग पहले ही मरे हुए हैं, आप लाशों को मारते हैं। जी 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 प्रोफेसर। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, की पैथोलॉजिकल लैब्स की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, ये इसी तरह ही चल रही हैं? सर पहले तो मुझे प्रोफेसर नईम साहब की बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी सच्ची बातें करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं अब डॉक्टरों पे नहीं आना चाहता, लेकिन इन्होंने जो ये माफिया कहा है ना, देखे ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बीच में कर गए हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भरमार हुई है, यानी कि ये 15-20 साल में जो हमारे दौर में 40 थी, आज पता नहीं कितनी तादाद, 160 अब तो तादाद भी नहीं गिन पाते हम। एक एक मोहल्ले गली में खुली हुई है, ये हाल हो चुका है। डॉक्टर साहब जो सीटें उनको मिलती हैं उससे ज्यादा वहां पे एनरोलमेंट करते हैं। जी ये भी है, मैं भी बता रहा हूँ। जो इन्होंने कहा है उसमें जो कुछ होता है, यकीन करें वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हर हुकूमत को पता होती है, कोई नई नहीं है। बल्कि ये तो हमारी जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसमें मैंने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया, ये सीटें बिका करती थी, आज आपको बता रहा हूँ, और प्राइवेट सीटें बिका करती थी। और अभी भी एक मसला आ रहा है, मैं आगे बताता हूँ। तो हमने कम से कम रोला डाल के पंजाब गवर्नमेंट ने PMDs को मजबूर किया कि आप जब वो प्राइवेट लोग आते हैं ना, क्योंकि अगर किसी के 900 नंबर थे और एक के 700 नंबर है, 700 वाला 20 लाख रुपए देके दाखिला ले लेता था, और 900 वाले को प्राइवेट भी नहीं देते थे, ये हाल होता था। तो हमने उसको एक रेगुलेट कराया। मैं आपको एक करप्शन की और मिसाल बताता हूँ, कैसी छोटी छोटी होती हैं। फिर हमने रेगुलेट कराया कि प्राइवेट में होगा, जो मेरिट वाइज आएगा ना, जैसे जैसे 900 है, उससे पूछा जाएगा भाई तुम किस कॉलेज में जाना चाहते हो, अगर उसका बनता है तो उसको दे जाए। आप ये बात कर रहे हैं, हमारे जब मैं हुकूमत में गया तो मेडिकल ऑफिसर की सीटें जो थी वो 8-8, 10-10 लाख की बिकती थी। क्यों बिकती थी? कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने उनके नंबर होते थे। अब बिकने की क्या वजह होती थी? शरीफ तो गरीब के बच्चे को नहीं मिलती थी वो नौकरी, पेरीफेरी या ना गांव की नौकरी। आप जाएं, अभी भी एक सीट के पीछे 600-600 डॉक्टर बैठे होंगे। वजह ये होती थी कि उस सीट के बिकने की, इसके जब इंटरव्यू के नंबर थे ना, उसमें 100 में से 25 नंबर इंटरव्यू रख लिए। अब अगर मेरा आपका जानने वाला है कोई, या उसने मुझे पैसे दिए, तो मैं उसमें इंटरव्यू में 25 में से उसे 24 दे देता था, और मेरिट वाला 6 गोल्ड मेडल लेके आता था। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। 1 देते जी तो जी, होता क्या था, मैंने उसको मेरिट कम करके 5 नंबर। आपका पॉइंट आ गया, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इजाज शफी साहब, ये जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर करप्शन है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, सीटें कम मिलती हैं, ज्यादा होते हैं, उसके अलावा डॉक्टर साहब बड़ी तफसीलात बता रहे हैं, तो इन मेडिकल कॉलेजेस की करप्शन के ऊपर कौन नकेल डालेगा? सर इस पे हम PTI ना जी, अब हम प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं कि इनको रेगुलेट किया जाए। आप देखें कि इतने शुतर बेमार है ये, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर फी है 25 लाख का, और ये 23 लाख से 20 लाख से लेकर 25 लाख तक फीसें ले रहे हैं। और एक कोठियों के अंदर मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। अब थोड़ा सा रेगुलेट होकर उन्होंने कॉलेज बिल्डिंग्स बनाई हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेट, ये डॉक्टर साहब को तो ज्यादा पता होगा मेरे से, कि अब जब तक इनके ऊपर कोई लेजिस्लेशन ला के, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है, ये पूरा एक माफिया है, इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए हम अपना प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं कि इनकी एक कोई रेगुलर किया जाए, इनकी फीसेज को एक इनका शेड्यूल बनाया जाए। शफी साहब, आप फ्रंट चलता है और उसकी ऑक्शन होती है बाकायदा, कि आप अगला 20 लाख दे रहा है, अगला 30 लाख ले रहा है, अगला 40 लाख दे रहा है, और वो कमाई का जरिया। और इनका आपको पता है, डॉक्टर साहब को पता है, अली साहब आपको पता है कि देखें उन कॉलेज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को ये हम इनको प्रमोट करने की बजाय पब्लिक सेक्टर के प्रमोट करें, ताकि बच्चे उधर आए, और इनको डिस्करेज करना चाहिए। ऑल्दो ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो माफिया है उसको डिस्करेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमें इस चीज पे बड़ा फोकस करना होगा, ताकि ये माफिया जो है ये
खून निचोड़ रहा है जी, गरीब जाहिर आदमी है, का भी और सिस्टम का भी। जी। तो गवर्नमेंट तो आई डोंट नो पता नहीं करेगी। प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे ये हमारी तो गवर्नमेंट ही 2 साल थी, तो बाकी लोग जो चल रहे हैं उनका हमें तो टाइम उतना जितना जी टाइम जाहिर मिला शफी साहब, आपका पॉइंट आ गया कि हमने जो जी। करना था वही कर सकते थे। इतना लंबा गन जो 35-40 साल का है, जी। अगेन वही मैं कहूंगा टू रॉन्ग नॉट मेक वन राइट। जी जाहिर शफी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, ये जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल खैर तालीम का कोई मायार ही नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेडिकल के मुतल्लिक़ है, बड़ा अहम है, तिब्बी तालीम है, तो इसके ऊपर हम किस तरीके से क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी करे, इसकी क्वालिटी को भी बेहतर करे और इसकी जो फीसों का निज़ाम है इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखे। देखिए, मैं अर्ज करूं कि सईद अलवी, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं ना, वो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर आप कहीं मुख्तलिफ अदारों के जो चेयरपर्सन हैं, जो MD हैं, ये किकबैक्स लेते हैं। रिश्वत ना भी लें, ये किकबैक्स लेते हैं। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोज़गार भी फ्राहम कर रहा है, तालीम भी फ्राहम कर रहा है, लेकिन वो रिश्वत भी बहुत बड़े बड़े बैग भर के देता है। इसलिए हमारा जो नलायक मिनिस्टर होता है ना, उसको सेक्रेटरी चलाता है। एक दिन पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, आपके वो एक छोटा सा पैमाना बताता हूँ। एजाज शफी साहब ये रोज़ गेम देखते होंगे, माजी में भी देखते होंगे, और डॉक्टर साहब को खुद पता है कि अगर मिनिस्टर लायक हो तो उसके गिर्द सेक्रेटरी तवाफ करता है। अगर मिनिस्टर नलायक हो तो वो फिर सेक्रेटरी के गिर्द तवाफ करता है, उसके घर भी जाता है, उसके मिन्नतें भी करता है, क्योंकि उसे काम नहीं आता। सबसे पहले हमारी लीडरशिप में हमें राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लेना होगा। रही आप जो बात मेडिसिन की कर रहे हैं या हेल्थ की कर रहे हैं, एक पहलू आप भूल रहे हैं। मेरा ख्याल था कि डॉक्टर जमाल नासिर साहब इसको टच करेंगे। अलाइड हेल्थ साइंसेज के नाम पे जो पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहा है, मैं बताता हूं कि उसकी वजह से जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो सर्च कमेटीज है, उनकी जो अफिलिएशन कमेटीज हैं, वो सौदे तय करती हैं, वो एग्जाम में पास करती हैं। तो हेल्थ का जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का, जिस तरह डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, इसी तरह RIT है, और इस तरह के बड़े BS प्रोग्राम है, इवन फार्म D के हवाले से अब मामला ऐसे हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मुझसे मेरे दोस्त नाराज होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर मजबूर करते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि हर एक ने किताबें लिखी हुई हैं, ये किताबें हमसे लें। उनका सिर्फ प्रिंसिपल ऐसा है जो किताब नहीं बेचता, बाकी हर कोई बेचता है, नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर को तंग करते हैं। जरा इस पूरी चेन को देखें कि जब आप तंग करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर तंग करेगा गरीब आदमी को। जी। अशराफिया और तकड़ा आदमी तो हुकूमत को भी गर्दन से पकड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को भी पकड़ता है। तो हमें इन सब चीजों को सीरियसली देखना होगा। और एक आखिरी बात मैं कहता हूँ एजाज शफी साहब को। एजाज शफी साहब पिछले दिनों 25 वाइस चांसलर लगे पंजाब में, ये रिकॉर्ड है, ये तारीख है। अपोजिशन की तरफ से कोई बात नहीं आई, कोई बिल नहीं आया। आप लोग भी खुदा का वास्ता छोड़ दें यार। 47 सन 47 से लेके अब तक देखें, आप इन बातों पे क्यों मोशन मूव नहीं करते? नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज की भी बात हुई है। जी, बात हुई है। ब्रीफली 1 मिनट हमारे पास, आप बताइए कि इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं तो ये समझता हूँ जो नईम मसूद साहब ने सर ने बात की है कि हमें जो है ना, जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए इस मुल्क में। ये सही फरमा रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो डिग्रियां बेच रहे हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब वो बाहर आते हैं बेरोजगारी मिलती है, हम उनको बाहर भेजते हैं तो शर्मिंदगी होती है। बस आखिर में मैं सिर्फ इतनी मुख्तसर बात करूंगा कि जो इन्होंने कहा कि राइट पर्सन अगर फॉर द राइट जॉब आप सिलेक्ट करना शुरू कर दें। मसलन मैं आखिरी छोटी सी बात करूं, जब मैं फैमिली प्लानिंग का मिनिस्टर बना तो मेरे दिन एकदम मैंने पहला ऑर्डर जो पास किया, जो हो नहीं सका, मैं कहा जिसके भी 3 बच्चे होंगे उसको फैमिली प्लानिंग में, मतलब पंजाब के, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब ये मैंने एक ऑर्डर पास किया, क्योंकि जब तक हम मॉडल नहीं बनाएंगे अपने आप को तो आगे चीजें नहीं चलेंगी। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानाने गिरामी डॉक्टर जमाल नासिर, एजाज शफी साहब और प्रोफेसर नईम मसूद साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।